हेलो एवरीवन। हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने ये जो चैप्टर है रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर जो किया, फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और आपने रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ा था। हमने सेकंड लेक्चर किया। सेकंड लेक्चर में बात हुई हमारी कि आप कितने तरीके से रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं, यानी कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल देयर आर नो डाइवेशन। तो ये सारी बातें की हम लोगों ने और काज ऑफ द रिफ्रैक्शन देखा। और हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं जिनको ओबे करता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओबे टू लॉ, रिफ्रैक्शन विच वर गिवन बाय द डच साइंटिस्ट। एक डचियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विल्बोर्ड स्नेल। ठीक है, क्या नाम था? डचियन साइंटिस्ट थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट। डचियन साइंटिस्ट थे और नाम था इनका विल्बोर्ड स्नेल, इनका नाम था। और इन्होंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद दो लॉ दिया। फर्स्ट लॉ क्या कहता है इसमें कि अगर ये एक हमारे पास लाइन ऑफ इंटरफेस है या बाउंड्री कंडीशन है जिसके ऊपर मीडियम नंबर 1 है और जिसके नीचे मीडियम नंबर 2 है और दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो अगर ये नॉर्मल हम बना लें तो एक लाइट इंसिडेंट होती है। ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये जा ही नहीं रहा है सही। ये एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन अगर ये ऐसे मान लो गया है, ऐसे गया है, तो इस वाली लाइट को हम बोलेंगे इंसिडेंट। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट लाइट। और इस एंगल आई को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और इस एंगल को आर बोलेंगे और इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो इन्होंने क्या बोला कि द इंसिडेंट रे, कौन है इंसिडेंट रे? ये है इंसिडेंट रे। ठीक है, द रिफ्रैक्टेड रे, कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला रे, रिफ्रैक्टेड रे। एंड नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ पर है? ये है नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ पर है? ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सब सेम प्लेन में है। ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में है। देखो ये भी 2D, ये पूरा का पूरा प्लेन कैसा है? 2D प्लेन है, उसी 2D प्लेन में है, सेम प्लेन में है, कोई इससे अलग प्लेन में नहीं होगा। ये फर्स्ट लॉ दिया इन्होंने। सेकंड लॉ क्या दिया? सेकंड लॉ पर बात करते हैं। सेकंड लॉ में कहा इन्होंने कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ आई का जो साइन के साथ है और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जो साइन के साथ है, यानी कि साइन आई अपॉन आर, ये कांस्टेंट होता है। यानी कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका ये मतलब हुआ
ये साइन आई, इसका ये मतलब हुआ साइन आई, टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इसका ये मतलब हुआ कि साइन आर, ठीक है, इज कांस्टेंट। क्या बोला इन्होंने कि ये है कांस्टेंट है फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडियम, यही बोला इन्होंने। अब इसको अगर मैथमेटिकली लिखें, इस लैंग्वेज को मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? अब इसको अगर मैथमेटिकली लिखना है हमको तो इसको मैथमेटिकली अगर लिखना है तो हम इसको लिखेंगे कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही लिख लेंगे हम। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये कांस्टेंट किसके इक्वल है, तो ये कांस्टेंट साइन आई अपान जो साइन आर है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं तो ये इसी के इक्वल है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2 क्या है, ये भी तो क्वेश्चन उठता है। तो अगर यहाँ पर मेरे पास कोई एक मीडियम है, ये इस मीडियम का नाम है मीडियम 2 और इसका नाम है मीडियम 1, और कोई भी लाइट ऐसे आ रही है, यानी कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, ऐसे मीडियम 2 में आ रही है, तो अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले मीडियम का हम लेंगे 1 है अगर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 है, तो अब लाइट इस वाले मीडियम 1 से 2 में आई है, तो मीडियम 1 से लाइट 2 में आई है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखा जाएगा, 1 से 2 में आई है, तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम अलग लेक्चर करेंगे और उसको बताएंगे भी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मटेरियल का डिफरेंट होता है और किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का वो फिक्स होता है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अब बता इसमें थोड़ा सा आप व्यू ले लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि किसी भी मटेरियल का, कि पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम में लाइट हाउ मेनी टाइम्स फास्टर हुई है या स्लोवर हुई है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स लाइट फास्टर आर स्लोवर विथ रेस्पेक्ट टू द, ये रिलेटिव टू मीडियम, बस ऐसे लिख लो, स्लोवर रिलेटिव टू द मीडियम। मीडियम के रिलेशन में हाउ मेनी टाइम्स फास्टर हुई है कि स्लोवर हुई है लाइट, उसके मेजरमेंट को, लाइट का के इस मेजरमेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, यहाँ 20 से चलने लगा, तो यानी कि यहाँ लाइट फास्टर हुई है, तो कितना टाइम्स फास्टर हुई है उस टाइम्स के मेजरमेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नेक्स्ट लेक्चर में हम करके ये बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इतनी बातें हो गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप समझ गए, ये सारी चीज़ें समझ गए। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी आप समझ गए कि क्या होता है। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर जो बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख देता हूँ। दिस कांस्टेंट इज स्नेल्स लॉ, दिस कांस्टेंट इज स्नेल्स लॉ। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। वैल्यू इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ the two medium and is called media and is called refractive index of medium 2
विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम वन, विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम वन। यही होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब 1μ2 ये लिखा हुआ है। ये कांस्टेंट स्नेल्स लॉ का कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है जो दो मीडियम की जो दो मीडियम में कंपैरिजन किया जाता है। अब वो कैसे कंपैरिजन किया जाता है, जैसे हमने बताया कि 1μ2 का मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं बता देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम या मीडियम सेकंड, क्या लिखा जाएगा ये, मीडियम सेकंड, मीडियम सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, मीडियम फर्स्ट। अब अगर ऐसे मान लो कहीं लिखा हुआ है कि μ3 और ये 4, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फोर्थ। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि 3μ4 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 3, यानी कि जो आगे लिखा हुआ है ना उसके रिस्पेक्ट में होता है और जो पीछे लिखा हुआ होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ होता है ANG का मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, A फॉर एयर, G फॉर ग्लास। ऐसे मान लो लिखा हुआ है WNG। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, W फॉर वाटर, G फॉर ग्लास। और मान लो ऐसे ANW लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और विथ रेस्पेक्ट टू ये एयर है, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ऐसे अब कहीं पर लिखा रहा होगा कुछ भी तो आप समझ जाएंगे कि किसके रिस्पेक्ट में क्या बोल रहा है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है मान लो कि ANL, L मतलब लिक्विड, तो और A फॉर एयर, तो अब आप समझ जाओगे क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब आप समझ जाओगे, कहीं पर कुछ भी लिखा रहेगा तो आप समझ जाओगे इतना कि वहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है। समझ में आ रही है बात। अब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और थोड़ा सा बढ़ें तो क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार बना के लिख लेते हैं और कलर भी चेंज कर लेते हैं। चलो कलर भी चेंज हो गया। इफ़ फर्स्ट मीडियम इज एयर, ऐसे मान लो इफ़ फर्स्ट मीडियम, मान लो फर्स्ट मीडियम इज एयर, अगर पहला मीडियम एयर है, ये पहला मीडियम सब मान लो कि एयर है, पहला मीडियम क्या है, एयर है, देन एयर हो या वैक्यूम हो, ऐसे भी कह सकते हैं, एयर हो या वैक्यूम हो, एयर हो या वैक्यूम हो, ऐसा अगर पहला मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो तो देन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, तब बोलिए क्या बोलेंगे, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब सोचो कि जब पहला मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो तो इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसको लिखेंगे कैसे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसको लिखेंगे कैसे, ये भी तो क्वेश्चन है। तो इसको लिखने के का जो तरीका है
वो लिखने का तरीका है n नॉट इक्वल टू 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, n नॉट इक्वल टू 1। और याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी n इज इक्वल टू 1 से छोटा नहीं होगा कभी भी। मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऐसा मैं लिख लूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा नहीं होगा, याद रखना। ये या तो क्या होगा, ये इम्पॉसिबल है, ये क्या है, इम्पॉसिबल है ये। या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, और या तो इसके बराबर होगा, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता है। ये पॉसिबल है, ये क्या है, पॉसिबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है, एयर का 1.0003, ये एयर का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और या तो वैक्यूम का, या तो किसका है, वैक्यूम का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.000, ये वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। यही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ पा रहे हो बात अब? यही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा तो नहीं होगा, n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा तो नहीं होगा, ठीक है। और इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, या सिंपली इसको क्या बोलते हैं, या सिंपली केवल हम इसको क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोल देते हैं, बस ऐसे ही इसको बोल देते हैं, ठीक है, ये बोल देते हैं। अब अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको लिखना है, तो जैसे मान लो 1n2 है, और ये वाला क्या है, एयर है, ये वाला क्या है, एयर है, या क्या है, वैक्यूम है, क्या है ये, वैक्यूम है। समझ में आ रही है बात? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0n2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जो वैक्यूम है या एयर है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे लिखते हैं n0, और ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, n0। और अब आप इसको क्या करेंगे, n2 अपान क्या लिखेंगे, n0, ये लिख सकते हैं आप। याद रखना, जैसे हम लिखते हैं ANG, तो इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। ऐसे अगर हम ANW लिखें तो उसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं WNG, तो हम इसको लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। ऐसे हम LNG अगर लिखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर, हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहीं पर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहीं पर मैं n से लिख रहा हूँ, कहीं पर म्यू से लिख रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n और म्यू दोनों से लिखा जाता है, और मैं कहीं पर म्यू लिख देता हूँ, कहीं पर n लिख देता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कहीं पर ऐसा तो किया नहीं मैंने, ये लिख दिया है मैंने, यहाँ पर म्यू से लिख दिया, बाकी सब जगह पर n से लिख रहा हूँ, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और n दोनों से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने एयर आर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया, और एयर आर वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, n नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 0n2 की जो वैल्यू है, n2 एज इट इज़ रहेगा, और इसकी वैल्यू 1 रख दिया, तो 0n2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, n2 के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई, n2 के बराबर आ गई। अब ये किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये तो आपको पता ही है, ये किसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 का है। किसका है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा हूँ आपको। अब एग्जैक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखोगे, वो भी कुछ बात हम लोग कर लेते हैं। कलर चेंज करता हूँ, चलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन पेयर, अब आप यहाँ पर लिख सकते हो इसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन पेयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन पेयर मीडियम टेल्स अबाउट
मीडियम टेल्स अबाउट, क्या बताता है ये, हाउ मैनी टाइम्स, ये मैंने पहले भी बताया है आपको, हाउ मैनी टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज और increases when it passes from one medium to another medium। ये बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि इसका डेफिनेशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम का है, और उस गिवन ऑफ पेयर मीडियम्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताता है, हमको बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, कितना टाइम्स उस लाइट का स्पीड दूसरे वाले मीडियम में फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, ये बताने का जो काम करता है इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। समझ में आ रही है बात, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब कभी किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन हम किसके रिस्पेक्ट में करें, एयर के रिस्पेक्ट में करें या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में करें, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस है तो वेलोसिटी ऑफ द मीडियम अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, या इसको म्यू, जैसे मर्जी वैसे आप लिख सकते हैं। तो याद रखना कि ये वेलोसिटी ऑफ द लाइट है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, कहाँ पर है, इन द मीडियम है, इन द मीडियम है। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट है ये, और कहाँ पर है ये, इन वैक्यूम में है, कहाँ पर है ये, वैक्यूम में है। और दिस इज़ द म्यू या n, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसको, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ द मीडियम है, ऑफ द गिवन मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर पर हम मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं ये हम एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में उस मीडियम की स्पीड का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आप लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला अगर आप लिख रहे हैं तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे और यहाँ पर तो मीडियम लेंगे, और रिलेटिव अगर आप लिख रहे हैं तो 1n2 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 1n2, और 1n2 लेंगे, इसको थोड़ा आइडियल केस में ही रहने दो, 1n2 अगर लेंगे तो इसका मतलब n2 अपान क्या लिख रहे हैं, n1 लिख रहे हैं। और अगर इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें n2 का तो क्या लिखेंगे आप, c/v2 लिखेंगे, और अगर n1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो c/v1 लिखेंगे। यहीं से तो ऐसे बनेगा, एब्सोल्यूट के टर्म में ऐसे ही तो बनेगा, एब्सोल्यूट के टर्म में ऐसे ही तो बनेगा। तो अगर ये दोनों वैल्यू रखें c/v2 और ये c/v1 तो आपको क्या मिलेगा, 1n2 इज इक्वल टू c/v2 इंटू v1/c, और c से c कैंसिल, 1n2 इज इक्वल टू v1/v2 मिलेगा। भाई आपको पता है कि किसी मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसका फार्मूला ये है। अब अगर n2 हो गया और आगे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, n2 केवल, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये एब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में है, किसके लिए है, एब्सोल्यूट में, मतलब कहने का मतलब है कि ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन हुआ है n2 का, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन हुआ है, और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर कंपैरिजन किसी का भी हुआ है तो इसका फार्मूला यहीं से बन जाएगा,
सी अपान वी से बन जाएगा। लेकिन जब ये 2 है तो इसका मीडियम 2 लिखना होगा। मान लो ये एन एम लिखा हुआ है तो यानी एम मतलब मीडियम, तो सी अपान वी मीडियम हो जाएगा, यही फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, मान लो ऐसे V5 लिखा हुआ होता, N5 सॉरी क्या लिखा होता, N5। एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ सी अपान V5 लिखा हुआ होता। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये फार्मूला बन गया आपको। अब एक बात हम बता दें आपको यहाँ पर कि ये इतना आ गया, V1 अपान V2 आ गया। आपको एक बात हमने बताया था कि जो इफ़ेक्ट ऑफ स्पीड है, इफ़ेक्ट ऑफ स्पीड, इफ़ेक्ट ऑन स्पीड V, फ्रीक्वेंसी F और एंड वेवलेंथ लैम्डा, ये सारी चीज़ें हैं, ये एक दूसरे से कैसे रिलेशन में है, एक दूसरे से कैसे रिलेशन में है, तो ये एक दूसरे से रिलेशन में है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा से। और आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि व्हेन लाइट इज इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो यहाँ पर इसकी स्पीड अगर V1 है तो यहाँ पर स्पीड अगर V2 है, ये एक रेरर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पर स्पीड अगर नॉर्मल की ओर बेंड हुई है तो V2 हमारी V1 से कम रहेगी। और अगर हमारे पास केस ऐसा है और ये नॉर्मल से दूर चला गया, अबे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, यहाँ पर स्पीड V1 यहाँ पर स्पीड V2, तो V2 हमारा V1 से ज़्यादा होगा। याद रखना ये सब ज़्यादा होगा। तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है आफ्टर द रिफ्रैक्शन। लेकिन याद रखना चाहिए आपको एक चीज़ कि लाइट की फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है। यानी कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो क्यों कांस्टेंट होती है? क्योंकि किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है ये, यानी कि ये इंट्रेंसिक है, ये आइडेंटिफिकेशन है, ये आइडेंटिफिकेशन है। ये किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं है। और अगर फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनल के सिंबल में छुपेगा और V प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बनेगा। क्या बनेगा? V प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, ये वैरी तो करेगा नहीं। केवल यहाँ पर वैरी कौन करेगा? यहाँ पर वेरिएबल केवल क्या है? लैम्डा है। और वेरिएबल क्या है? स्पीड है। हर एक मीडियम में ये चेंज हो जाएगा, हर एक मीडियम में कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन हर एक मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हर एक मीडियम में कांस्टेंट रहेगी, लेकिन लैम्डा और V चेंज होता रहेगा। और कैसा चेंज होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चेंज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V इंक्रीज होएगा तो लैम्डा भी इंक्रीज होएगा, और V डिक्रीज होगा तो लैम्डा भी डिक्रीज होगा। और इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो अगर V इंक्रीज है और V यहाँ डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर जो लैम्डा है, मान लो लैम्डा 1 है, यहाँ पर जो लैम्डा है लैम्डा 2 है, तो मीडियम में लैम्डा 2 भी क्या हो जाएगा? वो छोटा हो जाएगा और लैम्डा 1 इंक्रीज रहेगा। यहाँ पर लैम्डा 2 जो है वो बड़ा हो जाएगा और लैम्डा 1 इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर इस सिनेरियो को ध्यान में रखें, इस सिनेरियो को ध्यान में रखें तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर देखो तो एक फार्मूला ये भी तो बन रहा है। देखो इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन को यहाँ लिख रहा हूँ। 1n2 इज इक्वल टू V2 अपान V1 कर रहा है। क्या कर रहा है? V1 अपान V2 कर रहा है, V1 अपान V2 कर रहा है। ठीक है, V1 अपान V2। अब V1 की जगह पर अगर हम लिखना चाहें, V1 की जगह पर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? F अपान लैम्डा 1, और V2 की जगह पर F अपान लैम्डा 2। ये वाला इक्वेशन लगा रहे हैं हम,
यही वाला इक्वेशन, ये वाला, ठीक है। और f से f हमारा कैंसिल हो गया, f से f हमारा कैंसिल हो गया। अगर f से f कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमको, लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 मिला। तो 1n2 इज इक्वल टू V1 अपान V2 मिला आपको, V2 मिला, और लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 भी तो मिला आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको, लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 भी मिल रहा है। यानी कि फाइनली अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लिखूं तो आपको n2 अपान n1 मिल रहा है, b1 अपान b2 मिल रहा है, लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 मिल रहा है। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मिल रहा है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है कि नहीं है ये भी वेवलेंथ, ये भी वेवलेंथ, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट मीटर। अब अगर मैं 1n2 देखूं तो मीटर अपान मीटर कैंसिल, या हम मीटर पर सेकंड अपान मीटर पर सेकंड करूं तो ये भी कैंसिल। तो इट हैज़ नो यूनिट, देख रहे हो ना आप, नो यूनिट कोई यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है, रीज़न हमने दे दिया कि इट हैज़ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दो सिमिलर एक ही तरीके की फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं है। अगर इसके पास कोई यूनिट नहीं है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्योर नंबर। क्या है ये, प्योर नंबर है ये सिर्फ ये बताता है कि किसी एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो हुई है या फास्ट हुई है, स्लो हुई है या क्या हुई है, फास्ट हुई है। और अगर स्लो हुई है तो हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कितना टाइम्स स्लो हुई है। और अगर फास्ट हुई है तो भी यही बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स फास्ट हुई है, हाउ मेनी टाइम्स फास्ट हुई है, यही बताता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आपको और भी चीज़ें बता दूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर नोट पॉइंट में ये सब लिख देता हूँ मैं, कि n डिपेंड्स ऑन लैम्डा ऑफ लाइट, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, इसके ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा है। देख लो, ये देखो आप डायग्राम, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है लेकिन बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आई। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है। फार्मूले में कहाँ है वो, आया यहाँ, तो फार्मूले में आई के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, इन किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। सिर्फ ये डिपेंड करता है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि कोई लाइट है और वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है, रेयर से कहाँ पर आई है, डेंसर मीडियम में आई है, कहाँ से आई है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है, तो अब क्या होगा इसका वेवलेंथ, इसका आंसर करो आप, इसका वेवलेंथ क्या होगा, इसका आंसर करो आप। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, आप दे सकते हो इसका आंसर कि जब कभी भी लाइट हमारा रेयर से कहाँ पर आती है, डेंसर में आती है ऐसे, तो स्पीड इसकी स्लो हो जाती है, वेवलेंथ इसकी स्लो हो जाती है। और जब कभी भी लाइट क्या होता है, लाइट हमारा डेंसर से रेयर में आता है तो इसकी वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी ये v2, इसका लैम्डा 1 और यहाँ पर लैम्डा 2, तो वेवलेंथ हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है मीडियम के अंदर, यहाँ पर यानी टू वाली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
तो रेयर से डेंसर में आएगा तो इंक्रीज़ हो जाती है वेवलेंथ और वेलोसिटी, और रेयर से डेंसर में आता है तो ये डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, ये इंक्रीज़ हो जाएगा और ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये मैं एक दो इसमें कोशिश ये करता हूँ कि आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ, न्यूमेरिकल कैसे होंगे। तो देखो न्यूमेरिकल क्या है, मान लो कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये है स्पीड, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो AμG जो है वो 2 × 10⁸ है। अब ये आपसे कह रहा है कि ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट बता दो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट बता दो। अब तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे पास ग्लास है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANG कितना है, वो है 2 × 10⁸ है। नहीं, ANG इतना भयंकर नहीं होता है, तो यहाँ पर गड़बड़ भी हो गया है। मान लो कि ये स्पीड है मीटर पर सेकंड, तो आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, AμG आप बताओ कितना होगा। तो AμG या AμG पूछ रहा है कि कितना है, और ये लाइट कहाँ से आई है, एयर से चलकर ऐसे आई है, एयर से चलकर इस ग्लास के अंदर आई है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड c है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर इसकी स्पीड v है जो कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स AμG = c/v होगा। c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा और v की वैल्यू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। तो 8 मीटर पर सेकंड दोनों में होगा, दोनों 8 मीटर पर सेकंड 8 मीटर पर सेकंड, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और AμG कितना आ जाएगा 3/2 जो कि 1.5 के बराबर आ जाएगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स AμG जो होगा वो 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन और आपको अगर हम देते हैं, मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कैलकुलेट करना है एयर म्यू वाटर का, और वाटर में जो स्पीड है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब आपसे कह दिया जाए कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट करो, तो क्या करोगे आप? तो फिर आप वही फार्मूला, रेडीमेड फार्मूला आपको मिल ही गया है, c/v करोगे। c की वैल्यू 3 × 10⁸ और मीटर पर सेकंड, और इसकी वैल्यू 2.25 × 10⁸ करोगे। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और 3/2.25, और अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 300 आ जाएगा बाई 225 आ जाएगा, और 25 से इसको डिवाइड करो तो ये 9 टाइम्स आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा 5 और 2 ये, तो 12/9 आ जाएगा, और 4/3 आ जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 या 1.33 आ जाएगा। एक होमवर्क मैं देता हूँ, आप लोग करिएगा इसको, होमवर्क है ये आपका, या आप इसको क्लास में बैठे बैठे ही ऐसे कर सकते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। आपके पास एक डायमंड है, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है 2.41 है, और डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करना है, जबकि c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये आप करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और इस लेक्चर में बस यहीं तक हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि क्या कंडीशन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और किसी मीडियम में वेवलेंथ का, और एयर के साथ वेवलेंथ का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।